we'll be talking about cognitive disorders today, and it means ke neurological conditions which can give rise to these cognitive functioning damage, जिसकी वजह से cognitive disorders adults के अंदर हो सकते हैं. So as already told you, कि cognition is about reasoning, it's about memorizing, it's about sequencing abilities, it is logic, it is ability to relate to, it is ability to plan. ये सारी की सारी आपकी cognitive functionings हैं. तो cognitive functioning क्यों होती है एक इंसान के अंदर? Because of the input that has been provided to him. वो input चाहे vocabulary की सूरत में हो, चाहे किसी sensory stimulus की सूरत में हो, चाहे उसके experiences हो जो कि उसकी long term short term memory में चलते चले जाते हैं, चाहे वो memorization हो, rote memory हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी को इनकरेज करती हैं, डेवलप करती हैं. और बाज़ औक़ात कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जिसके अंदर एक इंसान जो है वो अपनी कॉग्निटिव फंक्शनिंग से भी जाता है, और कॉग्निटिव फंक्शनिंग के इस तरीके से अफेक्ट होने को हम कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स कहते हैं. सो आज का हमारा एजेंडा कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स है. सो व्हाट इज़ अ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट देन? सो इम्पेयरमेंट मैंने आपको पहले बताया था कि इम्पेयरमेंट इज़ अ टेम्परेरी कंडीशन जो कि हो सकती है खराबी की सूरत, और उसको करेक्ट किया जा सकता है विद सूटेबल हेल्प. तो अगर हम इसको यूँ देखें कि इट इज़ इम्पेयर्ड एबिलिटी टू यूज़ टू प्रोसेस एंड यूज़ इनकमिंग इंफॉर्मेशन. तो एक इंसान जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की सलाहियत जो है वो मुतासर होती है. दिस इज़ कॉल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट. अब वो इंफॉर्मेशन कौन सी आ रही थी उसके पास? सेंसरी इनपुट्स थे. अब सेंसरी इनपुट्स की वजह से, सेंसरी इनपुट की वजह से वो शख्स जो है वो अब प्रोसेस नहीं कर पा रहा, और जब प्रोसेसिंग नहीं होगी तो फिर उसको समझ नहीं आएगी. सो प्रोसेसिंग जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके दौरान एक इंसान अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का सहारा लेता हुआ इंफॉर्मेशन से मीनिंग रिस्टोर करता है. जैसे आपको याद होगा रिसर्च में हम कहा करते थे कि वो इन्फॉर्मेशन जो आप अपने सैंपल से कलेक्ट करके लाते हैं वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही है, उसके अंदर वो एक डाटा की सूरत है, और वो डाटा जो है वो तब तक मीनिंगफुल नहीं होगा जब तक कि उसको प्रोसेस नहीं किया जाएगा. तो जब डाटा को प्रोसेस कर लिया जाता है तो उसके नतीजे में, उस प्रोसेसिंग के नतीजे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और वो इस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पर आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं वो फोर्थ कम हो जाती हैं, डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, वगैरह वगैरह. सो आज हम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का जिक्र कर रहे हैं. So there are three most common type of etiologies. There are three reasons, most common reasons. There can be many other reasons, but the most common reasons for cognitive impairment या abnormal cognitive functioning, उसके अंदर ये तीन elements शामिल हैं, जिसमें पहले को कहा जाता है right hemisphere damage. आपको पता है ना, ब्रेन जो है उसके दो हेमिस्फीयर्स थे, दोनों के अलग-अलग काम थे. लेफ्ट का काम जो था वो मीनिंग्स के साथ था, वोकैबुलरी के साथ था, लैंग्वेज के साथ था, इसलिए उसको डोमिनेंट हेमिस्फीयर कहा जाता था. लेकिन राइट हेमिस्फीयर का भी तो कोई काम था ना. अब राइट हेमिस्फीयर क्या करता है, इस पर आपके इस लेक्चर के दौरान यू विल बी नोइंग दैट. और अब राइट हेमिस्फीयर डैमेज अगर हो जाए तो इंसान की कॉग्निशन पे फ़र्क पड़ता है. अब मैं इसको आगे चल के आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो कैसे. नंबर 2 इसके बाद है ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, TBI, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी. जैसे कल भी आपको बताया था कि हेड इंजरी के नतीजे में, किसी इंसल्ट ऑफ नर्वस सिस्टम के नतीजे में, दिस इज़ पॉसिबल कि आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ मुतासर हो जाएं. एंड द थर्ड थिंग इज़ डिमेंशिया. अब डिमेंशिया क्या चीज़ है? एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है जिसको फॉरगेटफुलनेस भी कहा जाता है. सो ये तीन मोस्ट कॉमन कंडीशंस हैं जिसके अंदर एक इंसान अपनी न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग के मुतासर होने को फेस करता है, और इनको तमाम को हम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स कहते हैं. अब कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के अंदर देखें, इसमें भी TBI आ गया, फेजिया में भी हमने TBI का जिक्र किया था. सो वो भी एक ब्रेन डैमेज था ड्यू टू एन इंसल्ट और इंजरी. और यहाँ पर बाज़ औक़ात इंसल्ट और इंजरी के नतीजे में एक इंसान जो है वो कॉग्निटिव फंक्शनिंग से भी मुतासर हो सकता है, और कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स उसके अंदर पैदा हो सकते हैं. सो दीज वर थ्री कॉमन इटियोलॉजीज़ जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट राइट हेमिस्फीयर डज एक्चुअली. तो पहली जो चीज़ हमने पहली इटियोलॉजी में पहला फैक्टर देखा वो था राइट हेमिस्फीयर का डैमेज. So in order to understand what will be the effect of it, let's try to learn what is the role of the right hemisphere in all this cognition abilities.
उसमें सबसे पहली चीज़ है अराउजल एंड अटेंशन. योर अटेंशन इज बिकॉज ऑफ योर राइट हेमिस्फीयर. योर रिस्पॉन्सेज, आपकी अवेकनिंग, आपका रिस्पॉन्स जो है ये सारे का सारा राइट हेमिस्फीयर की वजह से. आपकी ओरिएंटेशन, वेयर यू आर, हाउ आर यू सिटिंग, आपका पोस्चर क्या है, आप कैसे चल रहे हैं, हाउ टू कैच अ बॉल, हाउ टू जंप फ्रॉम अ चेयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हाउ टू बैलेंस ऑन अ रॉड. ये सारी की सारी चीज़ें ओरिएंटेशन से लिंक्ड हैं और ये ओरिएंटेशन राइट हेमिस्फीयर का काम था. टाइम, स्पेस और टाइम में आपकी पोजीशन क्या चीज़ है, इसको ओरिएंटेशन कहते हैं. विजुअल परसेप्शन, हाउ डू यू परसीव थ्रू योर विजन. आपकी किसी को पहचान लेना, किसी को देख के समझ जाना, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी परसेप्शन के अंदर शामिल हैं. देन वी टॉक अबाउट इमोशनल एक्सपीरियंसेस. इमोशनल एक्सपीरियंस अगेन, इमोशन एक बड़ा कंट्रीब्यूटिव रोल था आपकी सोशलाइजेशन के अंदर. और वो जो इमोशन को एंगेज करने के लिए या इमोशन के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इमोशन, दिस इज प्राइमरीली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द राइट हेमिस्फीयर. देन देयर इज टेम्पोरल ऑर्डर. टेम्पोरल ऑर्डर से मुराद है कि टाइम के मुताबिक अपने आप को सिचुएशन में से फील करना. फॉर एग्जांपल, अगर आज हफ्ता है तो आने वाले दिन क्या होगा, उसके आने वाले दिन क्या होगा, उसके आने वाले दिन क्या होगा, ये कुछ अंडरस्टैंडिंग है, एक रीजनिंग है. यानी टाइम के हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं कि व्हाट टू कम एंड हाउ टू. अगर आज मैं बच्चा हूँ तो कल मैंने जवान होना है और जवान होने के बाद मुझे बूढ़ा होना है. ये ओरिएंटेशन है, ये एक ऐसी टेम्पोरल फंक्शनिंग है जिसमें आप एक सीक्वेंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू टाइम. देन ऑफ कोर्स कॉग्निशन, मैं आपको काफ़ी देर से एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ये कॉग्निशन आर द वाइटल फंक्शंस जिसके अंदर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, रीज़न कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, लॉजिक कर सकते हैं. सो दीज आर ऑल एबिलिटीज़ जो कि राइट हेमिस्फीयर का काम था. तो जहाँ पर लेफ़्ट का ताल्लुक जो था वो लैंग्वेज के साथ था प्रीडोमिनेंटली, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि राइट हेमिस्फीयर के और भी बहुत सारे काम हैं जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में, आपकी फंक्शनल लाइफ के अंदर आपको डेफिनेटली असिस्ट करते हैं. और ये असिस्टेंस आपको एक इंडिपेंडेंट लाइफ, एक थॉटफुल लाइफ और एक रीजनिंग वाली एबिलिटी जो आपके अंदर पैदा करके आपकी लर्निंग को एंगेज करते हैं. सो राइट हेमिस्फीयर हैज़ गॉट वेरी सिग्निफिकेंट एलिमेंट जो आपको नज़र आ रहे हैं. अच्छा, इसके अलावा राइट हेमिस्फीयर के अंदर जो है विजुअल स्पेशल इम्पेयरमेंट्स भी हैं. डिफ़िकल्टी एसोसिएटिंग ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी सीन विद देयर स्पेशल रिलेशनशिप. अब ये एक मैंने आपको पहले भी बताया था कि राइट हेमिस्फीयर का काम था ओरिएंटेशन से. ओरिएंटेशन से मुराद क्या है कि वेयर डू यू स्टैंड. फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी नज़र उठा के कमरे में देखें, अपने अपने सामने देखें, तो आपको कुछ चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी जो कि एक ख़ास अरेंजमेंट में पड़ी हुई हैं. फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं कि किस चीज़ के साथ क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है. फॉर एग्जांपल, लेट अस सपोज आप इस वक्त अपने बेडरूम में बैठे हो तो आपको नज़र आ रहा है कि आपका टीवी जो है उसके लेफ़्ट साइड पे यू कैन सी देयर इज़ अ वॉज, और वॉज के साथ एक जो है वो सोफ़ा पड़ा हुआ, और सोफ़े के बाद फिर कुछ आपकी बुक्स पड़ी हुई हैं. नाउ दिस ओरिएंटेशन यानी कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है. ये दिस इज़ सच अ वंडरफुल एबिलिटी कि अगर आप आंखें बंद भी कर लें तो ये इमेज आपके जहन में रहेगा. एंड व्हेन यू हैव टू लुक फॉर दोज रिस्पेक्टिव थिंग्स यू विल सर्टेनली गो एंड फाइंड देम विद दिस एबिलिटी. यानी कि आप स्पेस में आपकी पोजीशन क्या है ये. और बिल्कुल इसी तरीके से इफ़ यू आर राइडिंग अ बाईसाइकिल तो वो जो बैलेंसिंग एक्ट है वो आपकी ये विजुअल स्पेशल स्किल थी. तो बाज़ औक़ात जब हम ये चीज़ें नहीं कर पाते और हमारे अंदर कोई कॉग्निटिव फंक्शनिंग का इशू आता है तो उसको हम कहते हैं विजुअल स्पेशल इम्पेयरमेंट्स. यानी कि देख कर आप अपनी पोजीशन को ओरिएंट नहीं कर सकते. सो दिस इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्टी दैट इज़ सीन इन राइट हेमिस्फीयर डैमेज. बिल्कुल इस तरीके से अटेंशन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अटेंशन जो है वो एक फंक्शन है राइट हेमिस्फीयर का. हाउ अटेंटिव यू आर, हाउ मच फोकस कैन यू डेवलप. सो डिफ़िकल्टी स्टेइंग ऑन अ टास्क, किसी भी एक टास्क के ऊपर इंगेज रहना, इसको अटेंशन कहा जाता है. शिफ्टिंग अटेंशन फ्रॉम वन टास्क टू अनदर, और बाज़ औक़ात जो है ये अटेंशन आपको चेंज करनी पड़ती है.
बच्चों के अंदर वन डायरेक्शनल या यूनी डायरेक्शनल जो है ये अटेंशन होती है, वो किसी एक चीज़ को तो अटेंड कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग नहीं होती, मल्टीपल काम वो नहीं कर पाते, यानी कि एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ जगह पर वो नहीं कर पाते अटेंटिव। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दे आर राइटिंग एंड इफ़ दे आर रीडिंग दे आर रीडिंग। लेकिन बाज़ औक़ात आप जैसे आप अपने आप को एनालाइज़ कर लें कि इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप बैक वक्त स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, आप मेरी आवाज़ सुन भी रहे हैं, आप नोट्स बना भी रहे हैं, और ऑन टॉप आप अपने इर्द गिर्द होने वाली चीज़ों को भी मॉनिटर कर रहे हैं, आपको पता लग रहा है कि बाहर क्या हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यू आर अ मल्टीटास्किंग एजेंट नाउ। आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसके अंदर मल्टीटास्किंग है, और ये इसलिए है बिकॉज यू कैन अटेंड टू मैनी थिंग्स एट एनी गिवन टाइम। अब ये जो आपकी अटेंशन है ये खराब हो सकती है इफ यू हैव गॉट एन इशू इन योर राइट हेमिस्फीयर एज अ रिजल्ट of any injury or insult to the brain, and this can be the aftermath of it. अच्छा, तीसरी जो चीज़ है वो अगर राइट हेमिस्फीयर डैमेज हो जाए तो उसके नतीजे में कम्युनिकेशन ख़राब होती है। रिमेंबर, ये वर्ड है कम्युनिकेशन का, यहाँ पर लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ, कम्युनिकेशन इज़ ब्रॉड। तो कम्युनिकेशन ब्रॉड, कम्युनिकेशन के बहुत सारे एलिमेंट्स थे। फॉर एग्जांपल, आपको याद है ना कि हम कहते थे कि टर्न टेकिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कन्वर्सेशन में। कन्वर्सेशन हो ही उस वक्त सकती है, बातचीत हो ही उस वक्त सकती है, डायलॉग हो ही उस वक्त सकता है जब दो लोग आपस में मुखातिब और वो बारी बारी अपनी बारी पर बोले। अगर वो इकट्ठा बोलेंगे तो ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन जो है वो ख़राब हो सकती है, ख़राब होगी। और बिल्कुल इसी तरीके से एक ही टॉपिक के ऊपर बात करते जाना करते जाना करते जाना, ये कम्युनिकेशन और लैंग्वेज के लिए एक बड़ा की एलिमेंट है। लेकिन जो राइट हेमिस्फीयर वाला डैमेज होगा वो इन चीज़ों इन चीज़ों पे उनकी इफेक्ट हो सकती हैं, जैसे टर्न टेकिंग और टॉपिक मेंटेनेंस उनके लिए चैलेंजिंग होगा। और जब भी वो मीनिंग देखेंगे तो लिटरल मीनिंग देखेंगे। लिटरल मीनिंग जो डिक्शनरी मीनिंग समझ लें आप, सो जो उसका वाकई वो डिक्शनरी मीनिंग देखें। हमारे अंदर ये टेंडेंसीज आ जाती हैं कि हम एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स जो हैं और सिचुएशन टू सिचुएशन उनको अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन इफ़ यू हैव गॉट अ प्रॉब्लम इन राइट हेमिस्फीयर तो फिर आप लिटरल मीनिंग को ही देखते हैं। लिटरल मीनिंग जो कि उसका ज़ाहिरी मतलब है। सो वो ज़ाहिरी मतलब पर ही जाते हैं और उसकी जो एक शऊरी किस्म की जो अंडरस्टैंडिंग है वो उनके अंदर कम हो जाएगी। जैसा कि अमूमन बच्चों के अंदर होता है कि वो किसी एक वर्ड से एक ही मीनिंग ड्राइव करते हैं और उससे मल्टीपल मीनिंग्स जो हैं वो डिराइव नहीं कर पाते। बिल्कुल इसी तरीके से नेमिंग के प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब नेमिंग के प्रॉब्लम हमने पहले भी देखे थे। नेमिंग का प्रॉब्लम हो सकता है उन लोगों के अंदर जिनको के अफेजिया की एनॉमिक कंडीशन थी। तो यहाँ पर भी ऐसे है कि चीज़ों को नाम लेने के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है इफ़ द राइट हेमिस्फीयर इज डैमेज। अब करना क्या है कि हाउ टू असेस दिस पेशेंट। भाई असेसमेंट तो बेटे उन्हीं एरियाज़ की होगी जिनकी वहाँ पर हो रही थी। फॉर एग्जांपल अफेजिया के अंदर हमने ये देखा था कि रिसेप्शन थी उनके अंदर प्रॉब्लम, उनके अंदर आउटपुट थी। सो इसी तरह के कुछ एरियाज़ जो हैं इसके अंदर हम उनकी वोकैबुलरी देख लेंगे और उनके वही एरियाज़ मोर और लेस जो कि अफेजिया की सूरत में हम देखते थे। अब जैसे फंक्शनल आउटकम्स जो फंक्शनैलिटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये वो फंक्शंस जो कि डे टू डे लाइफ के लिए आपके ज़रूरी हैं, दो दैट रिक्वायर्स अटेंशन, मेमोरी, ओरिएंटेशन ऑफ टाइम एंड प्रैग्मेटिक्स। ये वो चार चीज़ें हैं जो कि हम फाइंड आउट भी करेंगे, एवेलुएट भी करेंगे और फिर इन पे काम भी करेंगे। दिस इंक्लूड्स योर अटेंशन। ऑफ कोर्स मैंने अभी अटेंशन का जिक्र किया। हाउ लॉन्ग एंड हाउ effectively you can attend to a given task. This is your attentionability. So memory is the vocabulary that you had, how long you can retain the information in your head, वगैरह वगैरह। सो मेमोरी, अब ये मेमोरी कई किस्म की होती है। मेमोरी वर्ड्स के साथ भी हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट मेमोरीज भी हो सकती हैं, कुछ फिजिकल मेमोरीज भी हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको सुई धागे का काम आता है तो कुछ अरसे बाद आपका हाथ उस तरीके से चल पड़ता है। तस्बीह अगर आपको चलानी आ गई है तो आपका हाथ यूज टू हो जाएगा उस तस्बीह को चलाने में। तो ये आपकी एक फिजिकल मेमोरी भी थी। बिल्कुल इसी तरीके से गेम्स के अंदर फिजिकल मेमोरी बहुत काम करती है, इसीलिए हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम बॉल अच्छे तरीके से करा सकें, बैटिंग अच्छे तरीके से कर सकें, आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप करें। तो अपनी अपनी मेमोरीज हैं, हर डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं। ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है,
प्रैग्मेटिक्स, अब ओरिएंटेशन के बारे में मैंने बात की, प्रैग्मेटिक्स क्या कहते हैं? एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज। देखें, लैंग्वेज होना काफ़ी नहीं है, वोकैबुलरी होना काफ़ी नहीं है, pragmatics बहुत इंपॉर्टेंट। pragmatics इज हाउ डू यू यूज द लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, जब आप जज के सामने जाते हैं तो ये प्रैग्मेटिक्स का हिस्सा है कि आप उसके सामने अदब से खड़े होते हैं, ये प्रैग्मेटिक है। जब आप बड़ों से मुखातिब होते हैं तो बड़ों से मुखातिब होने के लिए जो है वो आप अदब अदाब का ख्याल करते हैं, ये प्रैग्मेटिक्स है। जब छोटों से बात की जाती है तो आपका रवैया थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा चाइल्डिश होता है, बच्चों से बच्चों के लेवल की बात की, ये प्रैग्मेटिक्स एबिलिटीज है। तो क्लासरूम के अंदर बिहेवियर, सड़क पे बिहेवियर, मोहल्ले में बिहेवियर, घर में बिहेवियर, बहनों और भाइयों से बात करने का बिहेवियर, वालदैन से बात, ये सारे की सारी प्रैग्मेटिक एबिलिटीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एट टाइम्स पीपल डोंट हैव दीज एबिलिटीज़, जिसकी वजह से उनकी जो सोशलाइजेशन है वो मुतासर होती है, और तो हमें ये चीज़ें भी एवेलुएट करनी है। सो दीज आर द एलिमेंट्स जिनको आपने एवेलुएट करना है और फिर उसको थेरेपी के अंदर अपनी शामिल करना है। वहाँ पर हम जिक्र कर रहे थे वोकैबुलरी का और ग्रामर का, अफेजिया के केस में वोकैबुलरी और ग्रामर का जिक्र हो रहा था। यहाँ पर देखें प्रैग्मेटिक्स का जिक्र हो रहा है कि किस तरीके से मुखातिब होना है, किस तरीके से डिस्कशन में हिस्सा लेना है, किस तरीके से टर्न टेकिंग का ख्याल करना है, वॉल्यूम कितना रखना है, आर्ग्यू करते वक्त लड़ना है या तरीके से दलाइल से बात करनी है, ये सारी की सारी प्रैग्मेटिक एबिलिटीज़ जिसके ऊपर हम काम करेंगे। सो हमें मेमोरी और अटेंशन और इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ता है। सो ऑल आई मीन टू से कि दीज आर सम एरियाज इंडिकेटेड जिसके अंदर आप ये अटेंशन और मेमोरी वगैरह पे काम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड के यू फाइंड देम शॉर्ट ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड्स। तो ये दिस इज़ वन क्रूशल थिंग जो कि मैं आपको बताना चाहता था। हेड इंजरी और कॉग्निटिव फंक्शनिंग के अंदर एक और जो प्रॉब्लम है वो होती है, दैट इज़ कॉल्ड TBI, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। सो एनी एक्सपीरियंस ऑफ इंजरी और इंसल्ट डेफिनेटली वो ब्रेन की फंक्शनिंग को मुतासर करेगा, एंड समहाउ अगर वो इंसल्ट जो है राइट हेमिस्फीयर पे हुई है, सो उसको तो ये जो पीछे हमने पिछली स्लाइड पे देखा वो एरियाज तो डेफिनेटली उसके ख़राब हो सकते हैं। दे कैन बी देर कैन बी अ क्वेश्चन मार्क ऑन सच स्किल्स। अच्छा, लेकिन ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि इंजरीज़ जो हैं वो दो किस्म की होती हैं। हेड इंजरी की जब बात की जाती है या ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी की बात की जाती है तो या तो क्लोज हेड इंजरीज होती हैं या ओपन हेड इंजरीज होती हैं। सो आइदर समथिंग गोज इनटू योर हेड, नंबर वन, और नंबर टू आई समटाइम्स इट माइट नॉट गो इनसाइड, लेकिन वो सिर्फ आपके दिमाग को एक डेंट करती हैं, एक शेक करती हैं। सो ये कुछ किस्म की इंजरी जिनका जिक्र किया जा रहा है। सो देयर कैन बी टू इंजरीज टाइप, जिसमें कि हेड इंजरी इज ऑफ अ क्लोज टाइप एंड एट टाइम्स ये ओपन हो जाता है, स्कल जो है वो ओपन हो सकता है। सो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ TBI क्लोज, ज़्यादातर जो चोटें हैं वो ऐसे ही हैं कि उनके अंदर क्लोज हेड इंजरीज होती हैं, यानी कि द ब्रेन मटेरियल डजंट कम आउट। Skull receives impact and may be fractured, but it is not penetrated. Penetration नहीं हो सकती, डैमेज तो हो सकता है, पेनिट्रेशन नहीं होगी उसके अंदर। ज़्यादातर जो है ये माइल्ड केसेस हुआ करते हैं और जिसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होती, लॉस 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 ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होती, यानी कि आपको झटका लगा सर पे और अगर हो भी सही तो वो बहुत छोटी सी वक्ती तौर पर वो आपको अनकॉन्शियस हो सकते हैं आप। सो क्लोज्ड हेड इंजरी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ब्रेन को इंसल्ट तो हुई है लेकिन पेनिट्रेशन नहीं हुई। ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे कि दिस इज़ अ क्लोज हेड इंजरी। और इसके अंदर होता क्या है, अगर ऐसा हो तो उसके नतीजे में ये आपके एरियाज जो हैं वो सफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी अटेंशन जो है वो मुतासर हो सकती है, मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, मेमोरी में प्रॉब्लम आ सकती है, हायर लेवल कॉग्निटिव डिफिकल्टीज, हायर ऑर्डर फंक्शंस। एक तो बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जब आपको ज़्यादा आप सोच नहीं पाएंगे, ज़्यादा आप उसको रिफाइन नहीं कर सकेंगे अपनी थॉट्स को, और ग्रॉस रूट लेवल पे आप रहेंगे और नतीजा ये होगा कि आप जो है वो डीप थॉट या एक
एक बड़ी प्लानिंग जो है उसके अंदर आपके एग्जीक्यूशन के अंदर प्रॉब्लम होगी। सो ये किस चीज़ का नतीजा है? बिकॉज ऑफ द क्लोज्ड हेड इंजरी। तो क्लोज्ड हेड इंजरी का एक और इम्पैक्ट है जो कि आपके सामने नज़र आ रहा है कि अटेंशन, मेमोरी और हायर लेवल फंक्शनिंग जो है आपकी मुतासर हो रही है। और बिल्कुल इसी तरीके से जब ओपन हेड इंजरीज होती हैं तो स्कल एंड ब्रेन आर पेनिट्रेटेड बाय इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल्स ऑफन हैव सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट। और अगर यही पेनिट्रेशन में कन्वर्ट हो जाए और वो ज़ख्म जो है या जो फॉरेन बॉडी थी वो आपके ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट भी कर जाए तो डेफिनेटली देयर विल बी मोर अलार्म्स, कुछ और ज़्यादा सिचुएशन जो है वो ख़राब होती हुई नज़र आएगी और आपको इम्पेयरमेंट्स ज़्यादा नज़र आएंगी। और इसके अंदर देखें, इसके अंदर भी वही चीज़ें हैं मोर और लेस, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा है कि अटेंशन, मेमोरी तो इसके अंदर भी अफेक्ट हो रही है। ओरिएंटेशन के अंदर इशू आ सकता है, रीज़न एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है और एग्जेक्टिव फंक्शनिंग हो सकती है। एग्जेक्टिव फंक्शनिंग के अंदर डिसऑर्डर हो सकती है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इट डिपेंड्स, इट सर्टनली डिपेंड्स कि ब्रेन में किस जगह पर चोट लगी है, ब्रेन में कितनी चोट लगी है, क्लोज इंजरी है या ओपन इंजरी है, उसका आपने जहन में रखना है। लेकिन दोनों के इम्पैक्ट्स जो है मुख्तलिफ हो सकते हैं। और एक और जो चीज़ बड़ी मैं आपको फेजिया के वक्त भी बताई थी और फिर बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द साइट ऑफ द डैमेज एंड व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज एंड व्हाट इज़ द एज ऑफ द पेशेंट। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम डिटरमिन कर सकते हैं कि उसकी इंजरी की नौइयत और उसकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग पर क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से क्लोज्ड हेड इंजरीज और ओपन हेड इंजरीज के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ऑडिटरी कंप्रीहेंशन का, अनोमिया का, प्रैग्मेटिक्स का, रीडिंग एंड राइटिंग। देख लें मोर और लेस ये वही चीज़ें जो कि आपने एफेजिया में भी पढ़ी थी, इसमें भी, उसमें भी सेंसरी चैलेंजेस थे। यहाँ पर ऑडिटरी कंप्रीहेंशन में प्रॉब्लम हो सकता है, एनोमिया, प्रैग्मेटिक्स, अगेन मैं प्रैग्मेटिक्स को आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के नतीजे में ये कुछ एरियाज हैं, लाइक द एरियाज वी डिस्कस्ड इन फेजिया, ये वाली चीज़ें जो है मुतासर हो सकती हैं। अब जब इसकी असेसमेंट करनी है तो असेसमेंट आप यूँ समझे कि चूँकि देयर इज़ अ टेंडेंसी ऑन एवरी पेशेंट कि उसकी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश, कब आप उसको टेस्ट कर रहे हैं, वाक़े के घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, जितने अरसे बाद भी करेंगे उसकी जो असेसमेंट जो है वो वेरी करती चली जाएगी। और डे टू डे उसके अंदर जो है इम्प्रूवमेंट्स आती हैं। जैसा कि कल हमने नेचुरल रिकवरी के बारे में पढ़ा था कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजरी कोई भी हो उसके नतीजे में जो टाइम लैप्स हुआ, उस टाइम लैप्स के दौरान जो है देयर इज सम काइंड ऑफ नेचुरल रिकवरी जिसकी मदद से वो इंसान, सो जो असेसमेंट आज मैंने की है हो सकता है कि 2-4 दिन बाद जब मैं उसको रीअसेस करूँ तो उसके अंदर कोई बेटरमेंट आ चुकी हो, ऐसा हो सकता है, बिकॉज दिस इज हाउ ब्रेन वर्क्स। ऐसे लोगों के लिए थेरेपी में क्या करना है जी? आपने एनवायरमेंटल कंट्रोल करने हैं ताकि इस तरह की इंजरी दोबारा ना हो, बिहेवियर मैनेजमेंट करनी है अगर उसके बिहेवियर्स के अंदर कोई इशू आ रहे हैं, ओरिएंटेशन आपको उसको दोबारा करानी पड़ सकती है, कॉग्निटिव रीट्रेनिंग, यू नीड टू ट्रेन दैट पर्सन अगेन, और कंपनसेटरी ट्रेनिंग, और अगर वो कॉग्निटिव रीट्रेनिंग के काबिल नहीं है तो फिर आप उसको कंपनसेशन मैकेनिज्म जो है वो बताएंगे। फॉर एग्जांपल अब आपने उसको ओरिएंटेशन कराने की, वो अभी भी जो है वो चल नहीं पाता और गिर जाता है और उसकी ओरिएंटेशन नहीं होती, तो मे बी यू नीड टू ट्रेन हिम टू वॉक विद अ स्टिक और मे बी यू गेट हिम अ व्हील चेयर ताकि उसकी कंपनसेशन हो सके। सो कंपनसेट करना एट टाइम्स जो है वो ज़रूरी हो जाता है। सो दीज आर फ्यू एरियाज जिसके अंदर आप टीबीआई को इंटरवीन कर सकते हैं। सो इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि फ्यूचर ऐसे इंसिडेंट्स को रोका जा सके। बिहेवियरल मैनेजमेंट, उसके जो बिहेवियर्स को, डिफरेंट बिहेवियर्स उसने अडाप्ट किए हैं या वो उसके अंदर कुछ चीज़ें लैक करना शुरू हो गई हैं तो उनको आप, अगेन इसके अंदर भी वही कॉन्सेप्ट है ना कि बाज़ औक़ात आप उसके लिए कंपनसेटरी थेरेपी करते हैं और बाज़ औक़ात आपकी यही ख्वाहिश होती है कि जो पहले उसकी एबिलिटीज़ थी उनको रीगेन किया जाए। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द थेरेपिस्ट कि वो किस मॉडल को लेकर चलता है। और बहरहाल एट टाइम्स you don't have a choice rather to go for compensatory training. The third condition is dementia. Dementia, as you know, is I told you earlier कि ये forgetfulness को कहा जाता है और forgetfulness this is के you tend to forget. सिंड्रोम, ये एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम मीन्स कि इस तरह के और फीचर्स वाली और चीज़ें भी हैं लेकिन लाइकली सिम्टम्स इस तरीके के अंदर इसमें मौजूद हैं जो दूसरी कंडीशन में भी आपको नज़र आएंगे। इट्स अ डिजीज़ दैट इन्वॉल्व्स इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव एंड पर्सनैलिटी डिटोरिएशन। उसके अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।
इंटेलेक्चुअली आप मुतासिर हो सकते हैं, आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग मुतासिर हो सकती है, पर्सनैलिटी आपकी डिटोरिएट करती है। और इसके अंदर एक टाइप जो है वो अल्जाइमर्स है, और अल्जाइमर के अंदर होता ये है कि ये डिमेंशिया जो है प्रोग्रेसिवली बढ़ना शुरू हो जाता है, फॉरगेटफुलनेस बढ़ना शुरू हो जाती है 65 साल की उम्र के अंदर। और अगेन आप देख रहे हैं कि इंटेलेक्चुअली मेमोरी और कम्युनिकेशन उसकी मुतासिर होती है। अल्जाइमर्स की कुछ स्टेजेस है 1 to 3, इसमें ग्रेजुअली आप देख रहे हैं कि फॉरगेटफुलनेस से कन्फ्यूजन आई, कन्फ्यूजन से टर्मिनल स्टेज आए। टर्मिनल स्टेज इज़ वन लास्ट स्टेज, इसके अंदर जो है उसके वाइटल फंक्शंस भी जो है वो काम नहीं करना शुरू काम नहीं करते, नतीजतन ये उसकी लास्ट स्टेज होती है। तो ये उसके अंदर फॉरगेटफुलनेस और कन्फ्यूजन की स्टेज आपको नज़र आती है। जो A1 और 2 स्टेज वाले लोग हैं इनको हम टेस्ट कर सकते हैं, और दीज आर सम गोल्स जो कि आप अपने सामने रखते हैं उनकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी डिटोरिएशन को कम करने के लिए। और टारगेट हमारा यही है कि हम उसको फंक्शनल स्किल्स जो हैं वो सिखा सकें। सो दिस इंक्लूड्स सिटिंग फॉर टुडे, वी विल टॉक अगेन अबाउट इट। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन प्लीज आस्क।